हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए गए क्लर्क के एग्ज़ाम को। अगर इस एग्ज़ाम के पोस्ट कोड की बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 484 तो इस एग्ज़ाम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 यानी कि अभी हम इसका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस, इकोनॉमी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। बाकी पार्ट 2 की बात करें तो उसमें हम हिमाचल की जीके, इसका इंग्लिश का सेक्शन और इसका हिंदी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में शायद थोड़ी देर में ही लेकर आ जाऊं, और पार्ट 3 में हम जो भी सेक्शन बच जाएगा उनको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 70 की। डर्की वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर, तो सर्वप्रथम किसके अंतर्गत द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, द्वैध शासन का आरंभ भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो आपको याद रखना है, भारत सरकार के अधिनियम 1919 ईस्वी के 1919 के अंतर्गत जो है वो द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। इस शासन के द्वारा जो है वो प्रांतीय सरकारों को मजबूत बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71। द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एनविसेज्ड, तो भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था, तो ये किसका रखा था? कॉन्फेडरेशन का। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, महासंघ का। तो कैबिनेट मिशन योजना वर्ष 1946 में भारत आई थी। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। उसमें जो है वो 3 सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के भेजे गए थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी, द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियाँ। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज़ द गिफ्ट ऑफ, तो भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है? तो भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है? यह है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ब्रिटिश संविधान की। तो सबसे पहली बात, नागरिकता का उपबंध जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है? नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंध किए गए हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74। सोशलिज्म रेफर्स टू, तो समाजवाद से संदर्भ है, तो समाजवाद से संदर्भ है स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, यानी कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, तो भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक राज्यों का संघ, अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है। आधार इज़ अ प्रोग्राम, आधार एक कार्यक्रम है, तो आधार एक कार्यक्रम है टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेजिडेंट, यानी कि भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आधार कार्ड में कितने अंकों की विशिष्ट संख्या होती है? तो आपको याद रखना है, आधार कार्ड में 12 अंकों की विशिष्ट संख्या होती है। इसको कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है, इसको आधार जो है वो आधार को जारी कौन करता है? UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, आधार कार्यक्रम शुरू कब हुआ था इंडिया में? तो 2009 में ये शुरू हुआ था पहली बार। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज, तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है एक, तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, किस आर्टिकल के अंडर प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो है वो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसको भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है। द राइट टू वोट इन इंडिया इज अ, भारत में मत देने का अधिकार है एक, तो भारत में मत देने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 325 और 326 के अनुसार जो है वो प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। RTI एक्ट एम्स एट टू, तो RTI अधिनियम का उद्देश्य क्या है?
तो आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़, यानी कि सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। तो अच्छा, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम भारत सरकार ने कब अधिनियमित किया था? तो 2005 आपको याद रखना है, 2005 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट इंजॉय एनी, तो मौलिक कर्तव्य कोई भी डैश प्राप्त नहीं करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य कोई भी विधिक स्वीकृति यानी कि लीगल सैंक्शन प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, इसको आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। अ यूनियन सिविल कोड मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंश्योर्स, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। तो ये सुनिश्चित करती है नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख संविधान के किस भाग और किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। डीपीएसपी को हमने आयरलैंड देश के संविधान से लिया है, इसको भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे? तो ये रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अच्छा, ये 2 अवधि तक रहे थे, कब से कब तक रहे थे? 1952 से लेकर के 57 तक, और दूसरी बार 1957 से लेकर के 1962 तक। ये दोनों बार जो है वो लगातार भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे और निर्विरोध दोनों ही बार चुने गए थे। तो इन पॉइंट्स को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, लोकसभा के प्रति। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ये है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है। जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, तो जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को कहते हैं डाइट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट संसद हैं, कुछ देशों की इंपॉर्टेंट संसद के नाम हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, ऑप्शन सी में दिया गया है शोरा, तो शोरा किस देश की संसद का नाम है? तो ये है अफगानिस्तान की संसद का नाम। युआन किस देश की संसद का नाम है? तो युआन है ताइवान देश की संसद का नाम। ताइवान कहाँ पर है? चीन के जस्ट ईस्ट में जो है वो ताइवान देश है। अच्छा, कुछ और हैं, जैसे ड्यूमा जो है वो रूस की है। फिर इज़राइल की पूछ लेते हैं अक्सर, इज़राइल की क्या है? इज़राइल की है नेसेट, इज़राइल की संसद का नाम नेसेट। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 250। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, तो केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट कहाँ पर किया जाता है? लोकसभा में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर, तो संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है, कब कानून बन जाता है? द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिज असेंट, तो जब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? यह है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। अच्छा, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय समितियों का उल्लेख किया गया है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 में संविधान के संसदीय समितियों का उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। बाकी ये जो है प्राक्कलन समिति, ये है स्थायी समितियां। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।
तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। मौलिक अपीलीय और परामर्शी अधिकार, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। हु कैन अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट जज, तो कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, ये कर सकता है गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 94, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, तो ये नियुक्ति होता है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 1959 में। अगर पूरी डेट आपसे पूछ ली जाए तो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। बाकी एक और क्वेश्चन बनेगा कि देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है हर साल। तो हर साल देश में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। द कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स, तो समवर्ती सूची में समाविष्ट है, तो समवर्ती सूची में समाविष्ट हैं टोटल 52 विषय, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 52 सब्जेक्ट। अच्छा, टोटल कितनी सूचियां हैं, यानी कि कितने लिस्ट हैं, तो टोटल जो है वो 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची की अगर बात करें तो संघ सूची में टोटल 100 विषय होते हैं, राज्य सूची में टोटल 61 विषय होते हैं, और ये तो हमने अभी देख ही ली समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं, तो 52। तो इन तीनों को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है। हु एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, तो विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है। तो विधिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन धर्म चक्र, अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो भारत के राष्ट्र ध्वज में चित्रित धर्म चक्र, यानी कि जिसको हम अशोक चक्र कहते हैं, उसमें कितने आरे होते हैं, तो ये होते हैं 24, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है। द राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दो, तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया, तो ये किया गया संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 2 दिसंबर 2002 2 दिसंबर 2002 को भारतीय संविधान में 86वां संशोधन किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 21A के अंडर जो है वो शिक्षा के अधिकार को रखा गया, 21A के अंडर। तो इन पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो ये है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद, वन महोत्सव संबंधित है, तो ये संबंधित है प्लांटिंग ट्रीज से, वृक्षारोपण, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट इज एन, तो वर्मी कंपोस्ट है एक, तो वर्मी कंपोस्ट है एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कार्बनिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। एसिड रेन इज कॉस्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय, तो किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है, तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। लाइकेन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, तो लाइकेन सर्वोत्तम सूचक है, तो ये किसका सूचक है, तो ये है एयर पॉल्यूशन का, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है हमारा इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर्स इन, तो भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से किसमें से कार्बन डेटिंग की संकल्पना का उद्भव हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये आपको नोट रखने हैं, ये सारे प्रोटोकॉल हुए थे रियो डी जनेरियो में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो इन सभी को आपको एक बार देख लेना है। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख हरित गृह गैस नहीं है, तो ये कौन सी नहीं है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सोहन कल्चर इज़ द अनदर नेम ऑफ, सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है? तो सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है? ये है पैलियोथिक कल्चर का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पैलियोथिक कल्चर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 109 है। तो गाइज़ वीडियो लंबी हो रही है बट कोई बात नहीं, हम 10 क्वेश्चन और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 109 है, विच वॉज द मोस्ट फ्रीक्वेंट डिपिक्टेड एनिमल ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। तो हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी था? तो ये था एक श्रृंगी यूनिकॉर्न। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, 1921 में। बात करें अगले क्वेश्चन की, 10 राजन वॉज। तो 10 राजन क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बैटल ऑफ 10 किंग्स, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध था, 10 राजन। अच्छा, 10 राजाओं का युद्ध था, किन किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था सुदास और 10 राजाओं के मध्य ये लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये रावी नदी के तट पर, यानी कि परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो इन पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद आर बुक्स ऑन। तो उपनिषद पुस्तकें हैं फिलॉसफी की, यानी कि दर्शन शास्त्र की। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? अच्छा, पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी उदयन ने। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, उदयन ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, उदयन कौन था? उदयन हर्यक वंश का राजा था। अच्छा, हर्यक वंश की बात करें, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। तो इस सीक्वेंस में आपको ये नोट रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113, द सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन्स आर कॉल्ड। तो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं अंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए अंग पुस्तकों की टोटल संख्या, अगर आपसे पूछ ली जाए तो टोटल संख्या है इनकी 12। टोटल संख्या कितनी है? 12। इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो गंधार कला शैली अस्तित्व में आई थी, तो ये कब अस्तित्व में आई थी? ये आई थी महायान संप्रदाय में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, महायान संप्रदाय क्या था? तो बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म जो है वो टूट गया था और दो भागों में टूटा था। कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, चंद्रगुप्त मौर्य इज said to have spent his last years in South India at a place called। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पर गुजारे थे? तो ये उसने गुजारे थे श्रवण बेलगोवा में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द धम्मा प्रोपेगेटेड बाय अशोका वॉज। तो अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? तो अशोक द्वारा प्रचारित धम्म था बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ऑप्शन बी द टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117, द कैपिटल ऑफ सातवाहन वॉज लोकेटेड एट। तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, क्योंकि सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में, जिसको हम अमरावती कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। बट अकॉर्डिंग टू आंसर की में इसका राइट ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी दुर्ग। तो आप कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118, जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। तो शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी एक अज्ञात भारतीय। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो मैं आंसर्स आपको बता रहा हूँ, ये मैं ऑफिशियल आंसर की से मैच करके ही बता रहा हूँ। तो शून्य की खोज की थी ऑप्शन डी एक अज्ञात भारतीय। अच्छा, उस अज्ञात भारतीय का नाम क्या था? तो उसका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगर यहाँ पर एक अज्ञात भारतीय न दिया गया होता, यहाँ पर सिर्फ आर्यभट्ट होता, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होना था। तो आपने कई कई जगह जगह देखा होगा शून्य की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने की है, ऐसा भी ऑप्शन दिया गया रहता है। बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 119, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड क्वाइंस इन इंडिया। तो भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे, यानी कि सोने के सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो ये थे इंडो ग्रीक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। तो चरक किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषधि शास्त्र था? तो ये कनिष्क के दरबार का था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का राजा था। तो गाइज यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हमने आगे क्वेश्चन डिस्कस किए। तो पार्ट 2 में अभी थोड़ी देर में ही लाने का
लाने की ट्राई करूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।